डियर स्टूडेंट, लीड लर्निंग बाय दिलशाद में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज का वीडियो बीए पार्ट थर्ड सेमेस्टर 6 का फर्स्ट पेपर के लिए है। जो स्टूडेंट बीए पार्ट थर्ड में है और उनको अभी ये सेमेस्टर की परीक्षा देनी है, तो सेमेस्टर 6 में दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। तो ये फर्स्ट पेपर का उनका ये टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है इंडियन एनुअल लिटरेचर इन इंग्लिश। और इसमें यूनिट भी 8 यूनिट होती है। इसमें जो आपकी ये दूसरी यूनिट है, यूनिट सेकेंड, और इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है तोरू दत्त की अवर कैजुआरिना ट्री। इसमें हमको 4 राइटर्स को पढ़ने हैं इस यूनिट सेकेंड में। और ये जान लीजिए, ये चारों जो है एक्सप्लेनेशन वाली पोएम्स हैं। इनको आप पर एक्सप्लेनेशन भी लिखना होगा। तो सबसे पहले आप इसकी थीम को जान लीजिए और इसकी समरी को जान लीजिए और पोएट के इंट्रोडक्शन को जान लीजिए। इन्हीं के आधार पर अगर आप चाहेंगे तो एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। और अगर एक्सप्लेनेशन लिखने में आपको समस्या आ रही है, कुछ परेशानी है और शानदार एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो आपको दूंगा। तो अवर कैजुआरिना ट्री है, यही आज हमें पढ़ना। उसके बाद हमें निसिम इज़ेकिएल की पोएट लवर एंड बर्ड वाचर पढ़ना रहेगा। आर.के. रामानुजन की स्टाइडर्स पढ़ना रहेगा और कैकी इन दारूवाला की मदर पढ़ना रहेगा। इसके बाद 3 पोएट्री और इसमें पोएम्स पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आज हम अवर कैजुआरिना ट्री के बारे में पढ़ते हैं। बाई तोरू दत्त है, आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है बोर्ड पे कि कैजुआरिना ट्री है, तोरू दत्त द्वारा लिखी गई है और बहुत ही शानदार पोएम है। ये तोरू दत्त के बचपन की याद से रिलेटेड है, जो मेमोराइज करते हैं अपने बचपने को। और बचपन में उनके जो है घर के सामने एक कैजुआरिना पेड़ था, कैजुआरिना ट्री था। उसी कैजुआरिना ट्री को वो आज की सिचुएशन को दिखा रहे हैं कि आज की उसकी सिचुएशन क्या है और बचपन में उनकी सिचुएशन, उसके साथ वो लोग क्या करते थे, वहां पे किस तरह रहते थे, उसी का इसमें वर्णन है पूरी पोएम में। तो मैं समरी में बताऊंगा और फिर उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ऑफ द पोएट तोरू दत्त का ले लेते हैं। तोरू दत्त 1856 टू 1877 अर्थात 1856 से 1857 तक वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन पोएट्स। जो शुरुआती इंडियन पोएट्स हैं उसी में से ये एक थी। हु रोट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, जिन्होंने इंग्लिश में और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा था। डिस्पाइट हर शॉर्ट लाइफ, अपनी शॉर्ट जीवन के बावजूद भी शी मेड अ रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। उन्होंने एक रिमार्केबल जो है, एक प्रशंसनीय कॉन्ट्रीब्यूशन किया था जो है इंग्लिश लिटरेचर को, इंडियन विशेष प्रकार से इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया था। शी बिलोंग टू अ कल्चर्ड बंगाली फैमिली, वो एक कल्चर्ड बंगाली फैमिली से रिलेटेड है। एंड रिसीव्ड अ वेस्टर्न एजुकेशन, और उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्राप्त किया था। वाइल रिमेनिंग डीपली रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशन, हालांकि वो इंडियन ट्रेडिशन से वो रूटेड थी, अर्थात लगी हुई थी। उनका जो रूट था, जो उनका सिस्टम था, वो इंडियन ट्रेडिशन को उन्होंने छोड़ा नहीं था। इवन वो जा करके विदेश में पढ़ी थी, लेकिन जो है उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन से वो अलग कभी नहीं हुई थी। इसी बात को वो कह रहे हैं। तोरू दत्त पोएट्री इज मार्क्ड बाय इंटेंस इमोशनल डेप्थ, नॉस्टैल्जिया, लव फॉर नेचर एंड पर्सनल लॉस। तो इनकी सबसे बेसिक जो चीज है, जो इनकी जो पोएट्री है, तोरू दत्त की जो पोएट्री इज मार्क्ड, ये पहचानी जाती है, ये निशान है बाय इंटेंस, गंभीर, इंटेंस के माने गंभीर, इमोशनल डेप्थ, और इसमें भावुकता की जो है गहराई होती है। और जो है नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया के माने होता है जो जब पुरानी याद करके आप जो है आपको तकलीफ होती है, उसी को नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। और यह यूं कह लीजिए कि अपने घर को याद करके जब आदमी को दुख होता है तो उसी को नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। तो उन्होंने डेप्थ और नॉस्टैल्जिया का इन्होंने वर्णन किया है। और दूसरी चीज आती है लव फॉर नेचर के लिए उन्होंने किया है। फिर उसके बाद एंड पर्सनल लॉस, और व्यक्तिगत जो आदमी का जो नुकसान होता है उस पर भी उन्होंने अपनी पोएम में डिस्कस किया है। तो मेनी ऑफ हर पोएम्स
poems are autobiographical in nature. नेचर से वो ऑटोबायोग्राफिकल है। शी लॉस्ट हर सिबलिंग्स एट अ वेरी यंग एज। देखिए ये एक बहुत बड़ा दुख की बात थी कि उनके जितने छोटे जो भाई बहन थे उन्होंने बहुत छोटे में ही उनको खो दिया था, अर्थात किसी कारण से उनकी डेथ हो गई थी। एंड दिस ग्रीफ स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस दी हर पोएट्री। और ये दुख जो था उनकी पोएट्री में प्रभाव, ये दुख ही जो है उनकी पोएट्री को प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अवर कैजुअलिना ट्री इज वन ऑफ हर मोस्ट फेमस पोएम्स। अवर कैजुअलिना ट्री उनकी एक बहुत ही मशहूर जो है पोएम है। एंड रिफ्लेक्ट्स हर लॉन्गिंग फॉर हर चाइल्डहुड, और उसको जो है रिलेटेड है किससे, अपने चाइल्डहुड से, उनके बचपन से ये रिलेटेड है। और फिर उसके बाद जो है आगे क्या कहती हैं, फॉर चाइल्डहुड होम एंड हर डिसीज्ड सिबलिंग, जो उनके सिबलिंग, जो उनके भाई बहन थे, जो वो चले गए थे, अपने बचपन में ही चले गए थे, उनसे जो उनके दिवंगत भाई बहन है, जैसे क्या है वर्ड कौन सा है, हाँ डिसीज के माने होता है दिवंगत, अर्थात जो इस दुनिया से चले गए हैं, सिबलिंग के लिए वो इसमें अपनी पोएम में ये बात कहती हैं। बात इतनी समझ में आ गई कि अवर तोरू दत्त जो थी वो भारतीय बंगाली फैमिली से रिलेटेड थी। वो जो है फ्रेंच जो है भाषा भी जानती थी, विदेश में रह के पढ़ी हुई थी। विदेश में रहने के बावजूद भी उन्होंने इंडियन कल्चर को कभी छोड़ा नहीं था। और उन्होंने जब अपनी पोएम लिखना शुरू किया, अपना जब कलम उठाया, तो उससे पहले उनके कई भाई बहन इस दुनिया से दिवंगत हो चुके थे, अर्थात मृत हो चुके थे, तो उन्हीं को याद करके वो पोएम्स लिखती हैं। अवर कैजुअलिना ट्री भी उसी से रिलेटेड एक पोएम है। जरा सा हम इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम जब देखते हैं, बिल्कुल 3-4 लाइन 6 लाइन का ये है। हालांकि इसमें आपको 6 लाइन दिखता है, ये मैंने जो इसकी स्क्रिप्ट बड़ी लिखी है, बहुत बड़े फॉर्म में लिखा है, इसलिए 4-6 लाइन, अदरवाइज ये 3 ही लाइन में पूरी हो जाती है। अवर कैजुअलिना ट्री इज अ नॉस्टैल्जिक एंड इलिजियाक पोएम, nostalgic and elegiac poem in which Toru Dutt remembers a majestic casuarina tree that stood in the garden of her childhood home। देखिए ये क्या कर रहे हैं, अवर कैजुअलिना ट्री इज अ नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया के माने वही मैंने बता दिया कि जो है पुरानी याद जो है, उनसे घर से रिलेटेड जो याद है, उसी को ये कहता है नॉस्टैल्जिया है। और ये एक इलिजियाक पोएम है, अर्थात एक शोक गीत है। अवर कैजुअलिना ट्री एक शोक गीत है। और उसको जो है किस तरीके से करती हैं, इन विच, जिसमें तोरू दत्त रिमेंबर्स, जिसमें वो याद करती हैं, अ मैजेस्टिक कैजुअलिना ट्री, एक मैजेस्टिक कैजुअलिना ट्री है, उसी को वो याद करती हैं। और फिर उसके बाद क्या करती हैं, कैजुअलिना ट्री दैट स्टूड इन द गार्डन ऑफ हर चाइल्डहुड होम, जो उनके घर के गार्डन में, बाग में पहले था, खड़ा था अपने बचपन में, उसी को याद करके वो लिखती हैं। ये क्या है, द ट्री बिकम्स, ध्यान दीजिएगा, द ट्री बिकम्स अ पावरफुल सिंबल ऑफ परमानेंस। ये जो ट्री जो है, पेड़ जो है बहुत जल्दी समाप्त नहीं होते हैं अगर उनके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए। अगर उनकी देखभाल होती है तो वो बहुत काफी समय तक वो चलते रहते हैं, पेड़ जीवित रहते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ पेड़ तो अगर उनकी देखभाल नहीं की जाए तो वो डेड हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं, जो कुछ ऐसे भी प्राकृतिक नेचुरल वृक्ष हैं, जो बिना देखभाल के भी वो प्रोग्रेस करते रहते हैं। उसी में ये कैजुअलिना पेड़ भी है। इसे जब हम लोग अपने पढ़ाई के समय में इसको पढ़ते थे, तो हमारे सर जो इसकी हिंदी मीनिंग बताते थे, इसे झाऊ का पेड़ बताते थे। व्हाट इज झाऊ tree? I don't know because it is not in our area, so I cannot clarify that what sorts of tree is it, but it is a tree that is related to her childhood। तो ये उनके बचपन से रिलेटेड है। तो ये एक सिंबल है परमानेंस का, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट द ट्री इज अ सिंबल ऑफ परमानेंस, बिकॉज ट्री डज नॉट लॉस इन अर्ली एज नॉर्मली, सम ट्रीज लिव लॉन्ग। तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो उसी से वो मेमोरी है एंड इमोशनल अटैचमेंट, और उसी से वो भावुकता पूर्वक वो जुड़ी हुई हैं। इसी को ये बता रहे हैं कि जो है ये स्टूड है और ये उसी से भावुकता पूर्वक जुड़ी हुई हैं। आगे देखिए, द ट्री बिकम्स अ पावरफुल सिंबल ऑफ परमानेंस, मेमोरी एंड इमोशनल अटैचमेंट थ्रू विविड नेचुरल इमेजरी। जो जीवंत जो है ये क्या है, थ्रू विविड नेचुरल
जो है विविध सजीव नेचुरल इमेजरी उसमें प्रस्तुत करती हैं। उसमें क्या है कि वो जो है इस पेड़ के माध्यम से एक सजीव वर्णन, सजीव या स्पष्ट क्लियर वर्णन करती हैं, किसकी इमेजरी पर प्रस्तुत करती हैं और उस पर रिकॉल करती हैं। क्या है, द पोएट रिकॉल्स, पोएट जो है रिकॉल्स करती हैं, याद करती हैं द साइड, दृश्य, साउंड, आवाज एंड एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद द ट्री, और वो जो उनके व्यक्तिगत जो तजर्बे हैं उनको जो है वो जो रिलेटेड है, एसोसिएटेड माने रिलेटेड है विद द ट्री, उसको याद करती हैं। एज द पोएम प्रोग्रेस, जैसे पोएम आगे बढ़ती है, द ट्री ट्रांसफॉर्मर, वो जो पेड़ होता है ना वो एक रूप ले लेता है, बदल जाता है, फ्रॉम अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, इनटू अ रिपोजिटरी ऑफ मेमोरीज, और वो जो है रिपोजिटरीज के माने होता है वो एक केंद्र बन जाता है, एक जो है बिल्कुल उसका जो ये कह लीजिए कि कोर बन जाता है या केंद्र बन जाता है, जहां पर कोई किसी चीज को, ऐसा केंद्र जहां पर देखिए रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी के माने होता है रिपोजिट, जैसे होता है रिपोजिट होता है ना, उसी से रिपोजिटरी बनता है, जिसके रिपोजिटरी के माने होता है कि किसी चीज को जुटाना, इकट्ठा करना और भंडार करना, तो वही उसी से शब्द है ऑफ मेमोरीज। जो वो पेड़ जो था उनकी मेमोरीज का भंडार कक्ष बन गया था, है ना, भंडार कक्ष बन गया था, वो पेड़ जो था उनकी याद का एक भंडार कक्ष बन गया था, और जो है स्पेशली ऑफ हर लॉस्ट सिबलिंग, और विशेष प्रकार से जो वो उनके जो बचपन में जो उनके भाई बहन जो है दिवंगत हो गए थे उनके लिए ये एक जो है भंडार कक्ष बन गया था। द पोएट एक्सप्रेस हैव डिजायर, अपनी पोएट जो है अपनी डिजायर को एक्सप्रेस करती हैं, टू इमॉर्टलाइज द ट्री थ्रू पोएट्री सो दैट इट मे लिव फॉर एवर इन ह्यूमन मेमोरी। वो जो इमॉर्टलाइज, देखिए मॉर्टल जो है मॉर्टलाइज करती हैं उसको क्या करती हैं, उसको जीवंत करती हैं, मॉर्टलाइज करती हैं द ट्री थ्रू पोएट्री, पोएट्री के थ्रू उसको मॉर्टलाइज करती हैं। तो क्या करते हैं कि उसको जीवंत करती हैं, सदैव जीवित रहने वाला कर देती हैं, और वो कहते हैं थ्रू पोएट्री, पोएट्री के द्वारा, सो दैट इट मे लिव फॉर एवर इन ह्यूमन मेमोरी, ताकि ये हमेशा के लिए मनुष्य के माइंड में ये याद रहे, उसको जो इमॉर्टल फॉर्म में वो उसको प्रस्तुत करती हैं। मैं ऑलरेडी उस पेड़ के बारे में बता चुका हूं, आगे देखिए थीम ऑफ द पोएम। द सेंट्रल थीम ऑफ आवर कैजुआरिना ट्री इज मेमोरी एंड लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी थीम है वो मेमोरी एंड लॉस पर है, यानी कि जो है एक तो उनको याद आती है, किसकी याद आती है, अपने घर की याद आती है, अपने भाई बहनों की याद आती है जो दिवंगत हैं, और दूसरी चीज ये है कि लॉस है, जो लॉस कर चुके हैं अर्थात जो दिवंगत हो चुके हैं उन्हीं पर ये आधारित है। द कैजुआरिना ट्री सिंबलाइज continuity and permanence, standing in contrast to the fragile and transient nature of the human life। देखिए इसमें जो बहुत स्पष्ट तरीके से करती हैं कि कैजुआरिना ट्री जो है ना जो है सिंबलाइज है वो कॉन्टिन्यूटी का, कि उसको सिंबल ऐसे फॉर्म में उसको प्रस्तुत कर रही हैं कि ये हमेशा रहने वाला है, कॉन्टिन्यूटी। कैजुआरिना ट्री को उन्होंने कॉन्टिन्यूटी का सिंबल दिया है कि वो हमेशा रहने वाला है, एंड परमानेंस, और उसे परमानेंट मानती हैं। हालांकि नथिंग इज परमानेंट, लेकिन वो उसे परमानेंस मानती हैं कि काफी दिनों तक ये कैजुआरिना ट्री रहेगा। स्टैंडिंग इन कंट्रास्ट टू द फ्रेजिल, जो है फ्रेजिल के माने टूटने फूटने वाला, उनके कंट्रास्ट में जो फ्रेजिल टूटने फूटने वाला है या समाप्त होने वाला है, एंड ट्रांसेंट, और जो क्षणिक होता है, ट्रांसेंट के माने होता है क्षणिक, जो चीजें क्षणिक होती हैं उनके इसमें इसको परमानेंस वो मानती हैं। नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन के जो मनुष्य के जीवन का जो एक नेचर है कि इसे समाप्त हो जाना है, चाहे आज समाप्त हो या चाहे कल समाप्त हो, इसे तो समाप्त ही होना है, तो उसी को ये कह रहे हैं, उसी के अगेंस्ट में इसको कर रही हैं कि इसके अंदर परमानेंस है, और जो है अपेक्षाकृत मनुष्य के जीवन जो परमानेंस नहीं है, क्षणिक है, और ये
टूटने फूटने वाला है, बर्बाद होने वाला है, तो उसी को ये कह रहे हैं, उसके विपक्ष में इस पेड़ को प्रस्तुत कर रही हैं। जैसे कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ व्हाइल ह्यूमन बीइंग्स डाई नेचर, जैसा कि ह्यूमन लाइफ जो है क्या करती है, समाप्त हो जाती है और फिर उसके बाद और भी बहुत सी चीजें इसमें आती हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज नॉस्टैल्जिया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है नॉस्टैल्जिया है। नॉस्टैल्जिया मैं ऑलरेडी अभी पहले आया था कि इसको मैंने बताया कि जो है पुरानी यादें या पुरानी चीजों को जो है याद करके दुख जो होता है उसी को नॉस्टैल्जिया कहा जाता है। जैसे आप बहुत से लोग होते हैं कि अपने घर से दूर होते हैं, तो उनको जो है अपने घर की जब याद आती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है, उसी दुख को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। और घर के लिए उनको जो बहुत लालायित होते हैं कि किसी तरह हम अपने घर पहुंच जाए, उसी को नॉस्टैल्जिया कहते हैं। तो उससे रिलेटेड है दूसरी इसकी थीम जो नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड है। द पोएट एसोसिएट द ट्री विद हर चाइल्डहुड। पोएट जो है एसोसिएट कर देती हैं, कंबाइन कर देती हैं ट्री को अपने बचपने से, फैमिली से, एंड स्पेशली हर डिसीज्ड सिबलिंग्स, अपने उन जो है सिबलिंग्स, भाई बहन जो दिवंगत हो चुके हैं, उनसे उनको जोड़ देती है, एसोसिएट कर देती है, मिला देती है। द ट्री बिकम्स अ लिविंग मोनूमेंट ऑफ हर पास्ट। और जो है ये जो पेड़ हो जाता है उनको, उनके लिए मोनूमेंट हो जाता है, याद बन जाती है। किसके लिए? उनके बचपन के लिए ये एक मोनूमेंट का काम करता है। द पोएम ऑल्सो एक्सप्लोर द पावर ऑफ पोएट्री। जो पोएम जो है एक्सप्लोर द पावर ऑफ पोएट्री, ये पोएट्री के पावर को भी ये शो करती है। बाय राइटिंग अबाउट, मतलब यहाँ पे ये कहना है कि पोएट्री का क्या पावर है, क्या शक्ति है पोएट्री की। अगर एक अच्छी पोएट्री होती है तो जो आदमी सुनता है, जो उसे पढ़ता है, तो उसके माइंड में बहुत दिनों तक वो रहती है। तो उसी लिए इसको कहते हैं कि उसको जो इन्होंने कहा है कि जो पावर ऑफ पोएट्री बताया है कि पोएट्री का पावर क्या होता है। हर चीज को यूट्यूब वीडियो के लिए एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक काफ़ी ये लेंदी टॉपिक होती है। और यूँ आप ये समझिए कि लिटरेचर जो होता है वो गागर में सागर होता है। तो यूँ यानी कि आप एक घड़े में जैसे पूरा सागर है, आप समझ रहे हैं सागर क्या होता है, तो ये लिटरेचर को कहा जाता है ये गागर में सागर होता है। अगर सारे शब्दों को, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाने लगे तो समय बहुत बर्बाद हो जाएगा। समय बर्बाद तो नहीं होगा, ना आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, लेकिन उतना समय नहीं है किसी के पास, ना मेरे पास है उतना सुनाने का और ना आपके पास है उतना सुनने का। बस केवल इसको पोएट्री वो चीज़ होती है कि सुनिए और फील कीजिए, महसूस कीजिए। महसूस जैसे भी आप फील करते जाएंगे वैसे वैसे पोएट्री की परत दर परत खुलती जाती है। तो वही ये बता रही हैं कि पावर ऑफ पोएट्री। बाय राइटिंग अबाउट द ट्री तोरू दत्त अटेम्प्ट्स टू प्रिजर्व इट फॉरएवर। वो जो है अबाउट द ट्री वो लिख करके, बाय राइटिंग अबाउट द ट्री तोरू दत्त अटेम्प्ट्स, कोशिश करती हैं तोरू दत्त टू प्रिजर्व, सुरक्षित करना, इट फॉरएवर, वो इसे हमेशा के लिए सुरक्षित कर देना चाहती हैं। पोएट्री बिकम्स अ मीन्स ऑफ इमॉर्टलिटी। पोएट्री जो है इमॉर्टलिटी की जो है एक जो है साधन बन जाती है। कैपेबल ऑफ डिफीटिंग टाइम एंड डेथ, और ये योग्य हो जाती है, कैपेबल हो जाती है डिफीटिंग द टाइम एंड डेथ, मौत और समय को हराने वाला एक ये ऑब्जेक्ट बन जाती है। आगे देखिए समरी ऑफ द पोएम के बारे में हम बात करते हैं कि इस पोएम की समरी क्या है। इन अवर कैजुआरिना ट्री तोरू दत्त लविंग डिस्क्राइब्स अ टॉल एंड मैजेस्टिक कैजुआरिना ट्री। लविंगली है, सॉरी लविंग नहीं बल्कि लविंगली है। तो इसमें जो आता है कि बड़े प्यार से डिस्क्राइब करती हैं एक टॉल एंड मैजेस्टिक ट्री के बारे में बात करते हैं। एक जो है ऐसा पेड़ है जिसके बारे में बात करते हैं जो उन्हें बार बार याद आता है, कैजुआरिना ट्री दैट स्टूड इन हर चाइल्डहुड गार्डन, जो उनके बचपन में उनके बाग में था। स्टूड माने खड़ा था अर्थात था। द पोएम ओपन्स विद अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्री। ये जो पोएम जो शुरुआत होती है, ओपन्स माने यहाँ पे खुलना है, शुरू होना है, विद अ विविड डिस्क्रिप्शन। विविड के माने यहाँ पे भिन्न भिन्न तरीके से या जीवंत डिस्क्रिप्शन से ये शुरुआत होती है ऑफ ट्री। जो रेड, इसमें क्या होता है
ट्री रैप्ड विथ क्रीपर्स, जिसपे क्रीपर्स चिपके होते हैं, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं उसको क्रीपर्स कहा जाता है। एंड इकोइंग विद द साउंड्स ऑफ बर्ड और एंड बीज, उस पे जो है उस कैजुआरिना ट्री पे बीज ने, मधुमक्खियों ने भी अपना घोंसला बना रखा, अपना छत्ता लगा रखा था और उस पे पक्षियां भी आती थी। उन सब लोगों की भनभनाहट भी उसका भी उसमें वर्णन है कि जो है इकोइंग गूंज है, उनकी गूंज भी सुनाई देती है, उनके साउंड की, उनकी आवाज की गूंज भी सुनाई देती है। द पोएट पोर्ट्रेज द ट्री एज अ लिविंग प्रेजेंस फुल ऑफ वाइटलिटी एंड ग्रैंडियर, वो क्या पोएट जो है उसका चित्रण करती है पेड़ का एज अ लिविंग प्रेजेंस, एक जीवित वस्तु की तरह से उसको जो है वो उसको प्रस्तुत करती हैं। इसमें जब बात आती है कि वो पोएट्री को जो इसमें वो लिविंग फॉर्म में उसे प्रस्तुत करती हैं प्रेजेंस से, फुल ऑफ वाइटल एंड ग्रैंडियर, उसे जो है जीवंत, वाइटल माने जीवन, जीवन से रिलेटेड, जो जीवन से रिलेटेड है, अर्थात जो है वाइटलिटी के माने जीवन के होता है, वाइटल है तो, एंड ग्रैंडियर, और शानदार, शान उस जो है उसकी सुंदरता को बयान करती हैं, उसकी वाइटलिटी को बयान करती हैं, उनकी जीवंतता को बयान करती हैं। एज द पोएम प्रोग्रेस, जैसे पोएम प्रोग्रेस करती है, द ट्री बिकम्स डीपली कनेक्टेड विद द पोएट्स चाइल्डहुड मेमोरीज, जैसे पोएम आगे बढ़ती है ये पेड़ जो होता है डीपली कनेक्टेड, बहुत गहराई से जुड़ जाता है, रिलेटेड हो जाता है विद द पोएट्स चाइल्डहुड मेमोरीज, पोएट जो पोएट का जो बचपना उस पेड़ के नीचे गुजरा था तो उसी से वो बहुत डीपली जुड़ जाती हैं। ये बहुत शानदार बात है कि कभी कभी बहुत से गांव में या आपके घर आंगन में कुछ पेड़ होते हैं जिसके नीचे आपका बचपना गुजरा होता है, खेले कूदे रहते हैं, तो वो जो है मेमोरीज आपके माइंड में आती हैं और वही मेमोरी तोरू दत्त के भी माइंड में आई हुई है और उसी को वो एक्सप्रेस कर रही हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वो अपने चाइल्ड की मेमोरीज को जो उसमें प्रेजेंट करती जाती हैं, प्रस्तुत करती जाती हैं। देखिए, सी रिकॉल्स हाउ शी एंड हर सिबलिंग्स स्पेंट जॉयफुल मोमेंट्स अराउंड इट, और वो याद करते हैं, रिकॉल्स माने याद करती हैं कि किस प्रकार से वो और उनके जो सिबलिंग्स थे, जो उनके भाई बहन थे, वो अब इस पेड़ के इर्द गिर्द अपना आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत किए थे या आनंदपूर्ण बचपना व्यतीत किए थे, किस तरीके से वो उसके इर्द गिर्द खेले थे वो उसका वर्णन करती हैं। हाउएवर दीज हैप्पी मेमोरीज आर ओवरशैडोड बाय द ग्रीफ बिकॉज हर बिलीवेड सिबलिंग आर नो लॉन्गर अलाइव। हाउएवर, चाहे जो भी हो, दीज हैप्पी मेमोरीज आर ओवरशैडोड, ओवरशैडोड माने भारी पड़ जाती हैं, अर्थात जो है उस पे जो है उनकी मेमोरीज जो है उस पे भारी पड़ जाती है। भारी पड़ जाने का मतलब यह है ओवरशैडोड कि उनके ऊपर छा जाती है। किस तरह छा जाती है? बाय ग्रीफ, दुख के, बिकॉज हर सिबलिंग, जो उनके बिलेवेड सिबलिंग थे, जो उनके प्यारे सिबलिंग्स जो थे, भाई बहन थे, आर नो लॉन्गर अलाइव, अब वो जीवित नहीं है। तो पहले तो वो पेड़ को याद करती हैं कि किस तरीके से उनके पक्षी और जो क्रीपर्स उस पर रेंगा करते थे और उस पर लिपटे रहते थे, और किस तरीके से मधुमक्खियों की भनभनाहट वहां पे होती थी, किस तरीके से चिड़ियों की चर्पिंग की गूंज वहां सुनाई देती थी, और किस तरीके से वो उसके नीचे खेला करती थी। पहले तो उसको याद करती हैं, लेकिन फिर वही याद उनके लिए भारी पड़ जाती है, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने छोटे जो भाई बहन, अपने भाई बहनों को जो खोया था, उनकी याद आ जाती है और फिर वो दुख पे में चली जाती हैं। उसी को कह रहा है कि ओवरशैडोड, उस पे छा जाती है, दुख उनके ऊपर छा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन के में ही अपने सिबलिंग्स को खो दिया था। आगे देखिए, द कैजुआरिना ट्री बिकम्स अ साइलेंट विटनेस टू हर पर्सनल लॉस, और ये कैजुआरिना ट्री जो होता है वो एक गवाह बन जाता है उनके पर्सनल लॉस का, जो उनका व्यक्तिगत नुकसान है उसका एक गवाह बन जाता है वो कैजुआरिना ट्री। उसी को बताती हैं। द पोएट कंपेयर्स द साउंड, द पोएट कंपेयर्स द साउंड ऑफ द विंड पासिंग थ्रू द ट्री टू अ डायर्ज सिंबलाइजिंग और मॉर्निंग। तो ये मॉर्निंग क्या कह रहा है कि द पोएट जो है कंपेयर द साउंड ऑफ द विंड, अब वो हवाओं को
कंपेयर करती हैं पासिंग थ्रू द ट्री, जो पेड़ से गुजरते हैं, और टू अ डायज, शोक गीत, जब उसके पेड़ से जब पत्तियां पेड़ से जब हवाएं टच होकर के गुजरती हैं तो उन पत्तियों में एक अजीब तरीके की सरसराहट की आवाज आती है, और वही सरसराहट की आवाज को वो डायर समझ लेती हैं, और वो क्या समझ लेती हैं, शोक गीत उसे समझ लेती हैं, सिंबलाइजिंग मॉर्निंग, और वो सिंबलाइज करती हैं कि मेरे भाई बहन और मेरे दुख पर ये पेड़ भी मॉर्निंग कर रहा है, अर्थात जो है शोक में डूब गया है, विलाप कर रहा है। मौन के माने विलाप करना होता है। वो कह रहे हैं कि वो मौन कर रहा है, विलाप कर रहा है। जब विलाप में आदमी इसको जो है बोलता है, रोता है और बयान करता है, जो अपने दोस्त होते हैं, जो उनके सगे संबंधी जब इस दुनिया से चले गए होते हैं, तो उन पे जो विलाप करता है उसी को मॉर्निंग कहा जाता है। तो उसके जब पेड़ की सरसराहट होती है तो वो ये कह रही हैं कि पेड़ की सरसराहट नहीं है, ये हवाओं की गूंज नहीं है, ये पेड़ की खड़बड़ाहट नहीं है, बल्कि एक शोक गीत है। और वो शोक गीत जो है, जो मेरे भाई बहनों की मौत पर जो है ना अपना जो है शोक बयान कर रहे हैं, रोना कर रहे हैं, अपना विलाप कर रहे हैं। आगे देखिए, इसमें जो ये आता है कि मॉर्निंग, डिस्पाइट हर फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ट्री, फिजिकल डिस्टेंस है वो दूर है फ्रॉम द ट्री, हर इमोशनल कनेक्शन रिमेन्स स्ट्रांग, उनका जो इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत मजबूत है। हालांकि वो पेड़ से बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी उनका जो इमोशनल कनेक्शन है वो बहुत ही मजबूत है। इन द फाइनल पार्ट ऑफ द पोएम, तोरू दत्त कंपेयर्स her tree to famous trees celebrated by poets like Wordsworth। जैसे देखिए अब जो है इन द फाइनल पार्ट ऑफ द पोएम, पोएम के अंत में तोरू दत्त कंपेयर्स हर ट्री, अपने उस पेड़ को वो कंपेयर करती हैं, तुलना करती हैं टू फेमस ट्रीज, उस मशहूर पेड़ों से जो प्रसिद्ध पेड़ हैं, फेमस ट्रीज सेलिब्रेटेड बाय पोएट्स, जिसको पोएट्स ने, बड़े बड़े पोएट्स ने उस सेलिब्रेट किया था, उसका वर्णन किया था, जिसमें वो वर्ड्सवर्थ का नाम लेती हैं, लाइक वर्ड्सवर्थ। आगे वो क्या कहती हैं, शी एक्सप्रेस हर डिजायर दैट हर ट्री शुड ऑल्सो बी रिमेम्बर्ड, वो ये डिजायर प्रस्तुत करती हैं, उनकी इच्छा होती है कि उनका भी ये जो पेड़ है जो है वो रिमेम्बर किया जाए थ्रू पोएट्री के द्वारा। दस द पोएम एंड्स with a strong belief in the power of poetry to preserve memory and defeat death। और फिर उसके बाद ये पोएम जो है एंड होती है एक मजबूत, एक विश्वास के साथ, एक पावरफुल विश्वास के साथ कि ये जो पोएट्री होगी वो सुरक्षित रहेगी, प्रिजर्व रहेगी, मेमोराइज रहेगी, एंड डिफीट डेथ, और उनके जो है डिफीट डेथ अर्थात डेथ को हरा देगी। तो ये जो है ये मेमोरी जो है, अगर मेमोरी रहेगी तो आदमी हमेशा जीवित रहता है। एक के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में जो आज से 100-200 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनके कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जो उनकी कुछ ऐसी जो है कृतियां होती हैं, जिसे आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें उनके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है और फिर वो हमारे मन मस्तिष्क में जीवित हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये तोरू दत्त कह रही हैं कि अगर हम इस पोएट्री फेमस हो जाती है, और ये पोएट्री जो है फेमस ऑफ कोर्स हो भी गई, तो ये भी हमेशा लोगों को याद रहेगी। इस प्रकार से एक जो दिवंगत लोग हैं वो भी हमेशा जीवित रहेंगे, उनके सिबलिंग्स जो दिवंगत हो चुके हैं वो भी सदैव जीवित रहेंगे, और खुद उस पोएम के साथ खुद तोरू दत्त भी सदैव जीवित रहेंगी। इसका हिंदी भी हमने लिख दिया है, इन हिंदी जैसा देख लीजिए कब, और इसका इंट्रोडक्शन है, और फिर उसके बाद जो है थोड़ा शार्ट है, बहुत लंबा नहीं है। समरी को भी मैंने बहुत शार्ट में किया है, क्योंकि बहुत लंबा लिखना मेरे बस की बात नहीं, टाइम नहीं रहता है। आइए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन, डिस्कस अवर कैजुआलिना ट्री एज अ पोएम ऑफ मेमोरी। जो है ये पहला क्वेश्चन है कि कैजुआलिना ट्री को पोएम ऑफ मेमोरी के फॉर्म में इसे डिस्कस करना है, लॉस एंड नॉस्टैल्जिया के बारे में वर्णन करना है। फिर उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, एग्जामिन द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द कैजुआलिना ट्री। सिंबॉलिक महत्व के बारे में बताइए कैजुआलिना ट्री के इन द पोएम, कि उनका क्या महत्व है। एक एक
पॉइंट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट या वीडियो रोक करके आप इनको देख सकते हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑटोबायोग्राफिकल एंड एलिजिक एलिमेंट्स इन आवर कैजुअलिटी। ऑटोबायोग्राफिकल जो पोएट्री है या एलिजिक पोएट्री है उसके बारे में वर्णन करना है आवर कैजुअलिटी में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट या एज यू फील गुड यू मे से। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने इसमें डाले थे और मैंने आपको बताया है कि ये पोएट्री है और ये डिटेल स्टडी वाली है, अर्थात इसमें से आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। तो उस एक्सप्लेनेशन के लिए अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट में लिखिएगा, मैं पूरी पोएम को भी पढ़ा करके आपको बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए लिट लर्निंग बाय दिलशाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।